Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to The Layman Way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करते हैं डेली के 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के और 5 क्वेश्चन स्टैटिक टॉपिक के. तो चलिए जल्दी से आगे पढ़ते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर. तो आज हम स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे और उसके साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, है ना. एंड दिस इज़ लेक्चर 23. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैरिफ कोटा सिस्टम. तो क्या बोल रहा है ये? द सिस्टम इज एम्ड एट इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री. दूसरा क्या है? TRQ, जो कि ये है टैरिफ रेट कोटा सिस्टम, है ना. इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज इम्पोर्ट ऑफ अ सेट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो नाम में देखो क्या बोल रहा है. नाम में क्या बोल रहा है कि टैरिफ रेट कोटा. इसका यार आंसर दिया हुआ है इधर, तो गलत हो जाएगा ये. तो आंसर दिया हुआ है इसका. टैरिफ रेट कोटा सिस्टम क्या होगा कि भाई इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जो इंपोर्ट्स होते हैं उस कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे ही टैरिफ लगता है ना, बाकी सब पे नहीं लगता है. तो उन प्रोडक्ट्स पे जो है वो उनका इंपोर्ट अलाउ होता है ना. इसी को ही बोलते हैं टैरिफ रेट कोटा सिस्टम. इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया ताकि भाई जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा मिल सके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, है ना. तो दिस इज टैरिफ रेट कोटा सिस्टम. इसका आंसर है सी. यहाँ गलती से दे दिया आंसर ना. नहीं देना चाहिए था. तो इसका आंसर क्या है? सी, है ना. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST. इसमें नहीं दिया है आंसर, है ना. आप चीटिंग नहीं कर पाओगे आप. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST. अब GST के बाहर कौन कौन सा रखा गया है? पहला क्या है? लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ATF, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल. तो हमको पता है ना, ये सारे ही हैं उसमें, है ना. 5 चीज़ें हैं. डीजल भी है साथ में इसके, है ना. तो वो भी है. पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो हैं, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ATF और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो दारू होती है ना वो, तो वो भी बाहर है इसके, है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. ये अच्छा क्वेश्चन है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. The real effective exchange rate compares a nation's currency value against the weighted average of currencies of its major trading partners. दूसरा क्या बोल रहा है? An increase in the nation's real effective exchange rate is an indication that its exports are becoming more expensive and its import are becoming cheaper. तो सबसे पहले तो मेरे को यही बताओ कि real effective exchange rate होता क्या है. What is real effective exchange rate? तो देखो, जो भी जैसे मान लो इंडिया है ना, तो अब इंडिया जो है वो बहुत कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है ना, जिनकी करेंसीज अलग अलग हैं. US के साथ ट्रेड करेगा तो डॉलर में ट्रेड करेगा, है ना. चाइना के साथ ट्रेड करेगा तो रेनबी में करेगा जो उनकी करेंसी है ना. जापान के साथ करेगा तो येन में करेगा, है ना. और यूरोप के साथ करेगा तो यूरो में करेगा, है ना. ऐसा कुछ होता है यूरो, तो यूरो के साथ करेगा. तो अब हमको अगर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है ना. अब हर कंट्री के साथ तो एक्सचेंज रेट अलग अलग होगा. अगर हमको एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम
बास्केट लेंगे करेंसीज की, जैसे मान लो ये 5 करेंसी मैंने ले ली, डॉलर, रेनबी, येन और यूरो, इन 5 करेंसीज को मैंने ले लिया, ठीक है। मैं इन 5 करेंसीज को भी लिख देता हूँ, डॉलर, ठीक है, रेनबी है ना, येन, इन 3 को ही ले लेते हैं चलो फिलहाल अभी, है ना, इन 3 को ही ले लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि जो मेरा टोटल ट्रेड हो रहा है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला के, इम्पोर्ट मैं कर रहा हूँ किसी कंट्री से और वहाँ एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, है ना, तो ये टोटल ट्रेड जो है वो कितना परसेंटेज हो रहा है किस किस कंट्री के साथ, है ना, यूएस, चाइना और जापान, है ना, यूएस, चाइना, जापान, यही लोग हैं। तो अब मान लो डॉलर के साथ मेरा 60% ऑफ द ट्रेड मेरा डॉलर के साथ हो रहा है ना, हो सकता है 20% चाइना के साथ हो रहा हो, है ना, हो सकता है, और बाकी 20% इसके साथ हो रहा हो, किसके साथ, जापानीज़ के साथ हो रहा हो ट्रेड, ठीक है। तो मेरा मेरा क्या, मैं क्या करूँगा, मैं इसको वेट असाइन कर दूंगा इस करेंसी को, मतलब कि 60% मैं डॉलर को असाइन कर दूंगा, 20% मैं रेनबी को असाइन कर दूंगा और 20% येन को कर दूंगा। फिर मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं कैलकुलेट करूँगा CER⁴, ये जितना भी परसेंटेज आया ना, अब 60% इज इक्वल टू 0.6 है ना, 20% इज इक्वल टू 0.2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.2। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा डॉलर के साथ, मतलब जैसे $1 इज इक्वल टू लेट से 70 रुपीज़ चल रहा है ना, तो ये जो मेरा एक्सचेंज रेट चल रहा है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीज एक्सचेंज रेट, उसको मैं यहाँ लिखूंगा उस करेंसी के अगेंस्ट और उसकी पावर पे लाऊंगा। जैसे मान लो मैंने डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट यहाँ पे लिखा और उसकी पावर 0.6 कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ये रेनबी का जो युआन है ना, मतलब रेनबी है ये, है ना, तो रेनबी के एक्सचेंज रेट के साथ मैंने इसकी पावर कर दी 0.2, और ऐसे कर करके जितनी भी करेंसीज होंगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनली उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि पहला तो आपको समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन सही है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कंपेयर्स अ नेशंस करेंसी वैल्यू अगेंस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ करेंसीज ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ये जितने इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको हम एक वेट असाइन करेंगे और उसके अगेंस्ट हम एक उनका वेटेड एवरेज निकालेंगे, उससे हमारा कैलकुलेट होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, है ना, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट और भी अच्छा है, एन इंक्रीज इन द नेशंस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज एन इंडिकेशन दैट इट्स एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। अगर मेरे को रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना है, अगर मेरे को इंक्रीज करना है तो मेरे को क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरे को करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब किसी भी करेंसी के साथ मेरा जो एक्सचेंज रेट होगा, जस्ट अ मिनट, किसी भी करेंसी के साथ जो मेरा कंट्री का एक्सचेंज रेट होगा वो कैसे क्या होता है कंट्री का एक्सचेंज रेट, इसको बढ़ाने का क्या मतलब है मेरा कि ये इंक्रीज हो, व्हाट डज दैट मीन। तो अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है ना, या फिर उल्टा लेते हैं, लेट्स से उल्टा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें फ्रैक्शन वगैरह आ जाएगा। जैसे मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लो $1 इज इक्वल टू $2 है ना, $2 है। अब ये अगर करेंसी का मतलब कंट्री का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इसका का मतलब क्या है कि $1 इज इक्वल टू $3 हो गया, है ना, या $4 हो गया या $5 हो गया। मतलब $1 पहले जो $2 खरीद पा रहा था वो अब $1 $3 खरीद पाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उल्टे अगर सेंस में देखो तो $1 जो है वो पहले 1/2 रुपीज़ खरीद पा रहा था, $1 में आपको 1.2 रुपीज़ मतलब 0.5 रुपीज़ मिलते, है ना, 0.5 रुपीज़ मिलते। बट अब जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1/3 दैट इज 0.6, है ना, 0.6 रुपीज़ मिलेंगे, करेक्ट, समझ में आया। तो और कम हो गया, है ना, और कम हो गया, ठीक है, सॉरी 0.33 मिलेगा, ये वही मैं कहूँ 0.6 कैसे हो गया, 0.33 मिलेगा, 1/3 इज 0.33, है ना, तो और कम हो गया ये, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर मेरा एक्सचेंज रेट बढ़ता है, अगर मेरा एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो क्या हो रहा है कि जो बाहर की करेंसी है डॉलर, है ना, वो अब कम रुपीज़ बाय कर पाएगी, कम रुपीज़ बाय कर पाएगी, मतलब कि जो मेरा एक्सपोर्ट होगा वो अब एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्यों एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि मान लो पहले कोई चीज़, अब मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो तो रुपए में आ रहा होगा, है ना, मान लो एक क्रीम $10 की थी, ठीक है, अब $10 के लिए बाहर के अगर कोई आदमी को ये क्रीम खरीदनी थी पहले, तो वो कितने रुपए देता, तो $1 जो है वो आधा रुपये के बराबर है ना, इस केस में जो ये हम देख रहे हैं केस, उसमें $1 आधे रुपये के बराबर है।
तो जो 10 रुपये हैं वो कितने के बराबर होंगे, $20 के बराबर होंगे, है ना। तो उसको $20 देने पड़ते, है ना, पहले केस में। अब जब ये एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब उसको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 10 रुपये लेने के लिए $30। तो क्या हो गया, जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो गया, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भाई अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो कंट्री का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जो कंट्री का एक्सचेंज रेट है उस वो बढ़ेगा तो जो हमारी कंट्री की करेंसी है वो अप्रिशिएट होगी, और जब कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना। ये आई गेस ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, ग्राउंड लेवल ओजोन इज एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बाय कार्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज एंड केमिकल प्लांट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ग्राउंड लेवल ओजोन आपको पता है कैसे बनती है, कि भाई जब जो व्हीकल से एमिशन होता है ना, वो उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करती हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, और उससे बनता है ओजोन, है ना। तो डायरेक्टली ओजोन एमिट नहीं होता है, ये सब एमिट होता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब जाके ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग। अब ये रॉन्ग हो जाएगा तो बाकी स्टेटमेंट हमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हो जाएगा सी डायरेक्टली, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दीपर बील कहाँ है, असम में, हमको मालूम है ना, असम में है दीपर बील, ठीक है। दीपर बील इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन असम, बिल्कुल सही बात है। एंड स्टेट्स ओनली रामसार साइड, ये भी पता है, हमने पढ़ रखा है कि स्टेट की इकलौती, असम में इकलौती एक रामसार साइड है, दैट इज़ दीपर बील, है ना। ये रामसार साइड भी है और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ना, ये भी सही है। तीसरा क्या बोला, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ दीपर बिल, ये न्यूज़ में था, है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे क्राफ्ट दिया है और यहाँ पे हेरिटेज दिया है। अब ये देखो आपको पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, बट थोड़ा बहुत लॉजिक हम लगाने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, पुथुकुल्ली शॉल्स। अब ये नाम कैसा लग रहा है, नाम एकदम ऐसे साउथ इंडियन नाम नहीं लग रहा है, तो तमिलनाडु है ऑप्शन में, तो जनरली सही होना चाहिए ये, है ना। और यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो 1 ओनली भी है, 1 एंड 2 ओनली भी है, 3 है और 2 एंड 3 है। तो 1 तो हमको लग रहा है कि भाई सही है ना, थोड़ा बहुत गेस वर्क आ रहा है हमारा कि 1 सही है, क्योंकि ये जो नाम है पुथुकुली शॉल्स, ये थोड़ा तमिल नाम है ना। तो पहला सही है, पहला अगर सही है तो ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा, सी गलत है, डी गलत है। अब 2 हमको देखना है, बस थर्ड में दिमाग नहीं लगाना है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र की है क्या। अब महाराष्ट्र की अगर कोई एम्ब्रॉयडरी होगी तो आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करने का कोशिश करो, कोई भी अगर उस पर्टिकुलर रीजन का होता है ना तो उसका महाराष्ट्रियन नेम होगा। ये क्या सुजनी सुजनी महाराष्ट्री नेम लग रहा है क्या, सुजनी महाराष्ट्री नेम नहीं लग रहा, है ना। तो ये जनरली नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे मेरे को तो पता है ये कहाँ का है, ये बिहार का है ना। नहीं पता है तो इस टाइप से थोड़ा गेसिंग कर सकते हो कि भाई सुजनी नाम जो है, सुजनी थोड़ा महाराष्ट्रियन नाम नहीं लग रहा है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, है ना। इस टाइप से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, वाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाज़ा एंड खंक एट फतेहपुर सिकरी। तो बुलंद दरवाज़ा कब बना था, बुलंद दरवाज़ा अकबर के टाइम पे बना था, है ना। जब अकबर जो है वो गुजरात की विक्ट्री करके आए थे, तो उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बना था। और उस टाइम मुगल्स के टाइम मोस्टली जो यूज़ होता था दैट वाज रेड सैंडस्टोन, है ना। तो ये रेड सैंडस्टोन से ही बना है ना। उस टाइम अकबर के टाइम बहुत ही ज़्यादा रेड सैंडस्टोन चलता था, तो ये तो गलत है, वाइट मार्बल से नहीं बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, जो कि नीचे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाज़ा। अच्छा, एक मिनट, बुलंद दरवाज़ा तो, एक मिनट, बुलंद दरवाज़ा तो ये गलत लिखा है इसमें, ये ए ऑप्शन नहीं है इसका, दिस इज़ रॉन्ग। बुलंद दरवाज़ा वॉज मेड विद रेड स्टैंडस्टोन, क्योंकि वो उस टाइम बना था। रेड स्टैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा जो है उसमें मार्बल यूज़ तो हुआ है, बट रेड स्टैंडस्टोन देख लेते हैं आगे। बुलंद दरवाज़ा 1602 में बना था, अकबर ने बनाया था, रेड स्टैंडस्टोन एंड बफ स्टोन यूज़ हुआ है इसमें।
कार्विंग एंड इनलेइंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक मार्बल। अच्छा, इसमें मार्बल यूज़ हुआ है एक्चुअली में, तो मतलब मेजर पार्ट रेड सैंडस्टोन से बना है, बट कार्विंग्स जो हैं वो उसकी वाइट मार्बल से बनी है, तो इतना डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए 1 इज़ करेक्ट। और दूसरा क्या है, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था? असफ उद दौला ने, नवाब ऑफ अवध थे, 1784 में लखनऊ में बनाया था। इसमें कोई वुड वर्क नहीं है ना, और इसमें कोई रेड सैंडस्टोन यूज़ नहीं हुआ है। रूमी दरवाज़ा भी इन्होंने ही बनाया था, इसमें ब्रिक से बना है, जिसको बाद में लाइम से कोट किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे। वैसे जो देखो अब गलत हो जाता, हमने भी गलत कर दिया ना कि मुगल्स के टाइम ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन यूज़ होता था, है ना, बट इसमें लिखा है कि इट वाज यूज्ड इन मेकिंग, मतलब कहीं यूज़ हुआ था, मतलब मेजॉरिटी पार्ट रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ था, बट कहीं यूज़ हुआ था वाइट मार्बल, है ना। तो एक्चुअली में यूज़ हुआ था, है ना। आई वॉज रॉन्ग, सॉरी, मेरा भी ये गलत हो गया क्वेश्चन अब, है ना। -0.66 कर लेते हैं इसको। तो आई होप आपका सही हुआ होगा, क्योंकि आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज ए, है ना। यूज़ हुआ था, है ना, बट मेजॉरिटी पार्ट रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला क्या ऑप्शन बोल रहा है? छप्चर कूट फेस्टिवल, जो कि कहाँ है? मिज़ोरम का है। यस, छप्चर कूट जो है वो मिज़ोरम का ही है। खोंगजोम परभा बलाड, ये भी मणिपुर का ही है ना। और थंगटा, थंगटा कहाँ का है? थंगटा भी मणिपुर का ही है ना। तो थर्ड गलत है, थर्ड गलत हो जाएगा, तो ये गया और बी आंसर आ गया हमारा, है ना, क्योंकि खोंगजोम परभा इज़ फ्रॉम मणिपुर ओनली, है ना। तो ये मेजर फेस्टिवल जो है ना, ये मतलब मेजर जो ट्रेडिशंस हैं ये आपको याद होने चाहिए। जैसे थंगटा जो है वो मार्शल आर्ट है, तो इस टाइप से छप्चर कूट आपको याद होना चाहिए। ऐसे जो मेजर आर्ट एंड कल्चर में जो है ना डांस फेस्टिवल, ये आपको पता है कहाँ मिलेगा? ये आपको CCRT का, हमने अपने वेबसाइट पे CCRT का मटेरियल अपलोड किया हुआ है शॉर्ट नोट्स बना के, है ना। उसमें ये सारे हमने कवर किए हुए हैं सारे, ठीक है, क्लासिकल डांसेस से लेकर हर सब कुछ, तो वहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, वेल नोन पेंटिंग ऑफ बनी थनी बिलोंग्स टू द बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। तो ये बेसिकली बनी थनी जो थी, ये बेसिकली क्या थी? ये सिंगर थी, किशनगढ़ किशनगढ़ के टाइम पे थी, ये किशनगढ़ स्कूल में थी। उस टाइम पे जो राजा थे संबत सिंह, उनके कोर्ट में बेसिकली ये सिंगर थी। बाद में इनकी उनसे ही एक रानी बन गई थी उनकी, और बाद में ये रिटायर जो कपल थे वो चले गए थे वृंदावन, है ना। तो ये इसका आंसर है किशनगढ़। बनी थनी वॉज बिलीव टू बी अ मिस्ट्रेस ऑफ किंग सावंत सिंह एंड लेटर बिकेम वन ऑफ हिज वाइफ्स। हर बर्थ नेम वॉज विष्णुप्रिया। शी वॉज अ सिंगर एम्प्लॉयड बाय हिज स्टेप मदर, एंड जो किंग थे संवत सिंह, ही वॉज ड्रॉन टू हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड सिंगिंग। शी केम टू बी नोन एज बनी थनी, विच मीन्स द डेड आउट लेडी, बिकॉज ऑफ द एक्सिक्यूटेड ज्वेलरी एंड मेकअप दैट शी यूज टू अडोन हर सेल्फ आफ्टर बिकमिंग क्वीन। तो क्वीन बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनती थी, इस वजह से उनका नाम बनी थनी था। और ये किशनगढ़ स्कूल की ही, किशनगढ़ को फोर्ट की ही बात है ना। तो किशनगढ़ स्कूल से रिलेटेड है ये, है ना, ये आपको याद रखना है, बनी थनी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशन और कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल दिए हुए हैं, और यहाँ पे कौन सी कम्युनिटीज़ को सेलिब्रेट करती है। तो चालिया साहिब फेस्टिवल सिंधीज़ का है ना, दिस इज़ करेक्ट, चालिया साहिब सिंधीज़ का है। और नंदा राज नंदा राज जात यात्रा, ये बेसिकली है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड का है ना। उत्तराखंड में होती है ये यात्रा। नंदा देवी जो हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये यात्रा की जाती है ना। तो ये गोंस तो गलत है, गोंस तो कहाँ पर है? गोंस तो इधर है ना आपके ईस्टर्न इंडिया में। उसके बाद वरी वरकारी इज़ नॉट फॉर संथल्स, ये भी गलत है, वरी वरकारी इज़ नॉट फॉर संथल्स। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, चारिये साहिब सही है, सिंधीज़ का है, आंसर इज़ ए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है, कहाँ पे? UPSC के पेपर में, है ना, वहाँ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वरी वरकारी कहाँ का है यार? वरी वरकारी संथल्स नहीं करते हैं, वरी वरकारी किसका है देख लेते हैं एक बार। वरकारी इज़ द मीनिंग कहाँ का है ये? भक्ति, अच्छा हिंदुज़म का है ये, बेसिकली भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। वरकारी इज़ परफॉर्म बाय वरीज, द वन हु परफॉर्म वरी। अच्छा, वरकारी का मीनिंग क्या है? द वन हु परफॉर्म्स वरी। दिस इज़ अ संप्रदाय एंड रिलीजियस मूवमेंट विद इन द भक्ति स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ हिंदुज़म। अच्छा, महाराष्ट्र की है ये, ओके, महाराष्ट्र की है ये, है ना। तो संथल्स तो वहाँ के थे नहीं, है ना। वरकारीज जो हैं, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे वर्शिप वित्थल। वित्थल जो है ऑल्सो नोन एज विथोबा, इज़ अ प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ पंधरपुर।
रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो ये जो जिनको वर्शिप करते हैं ऐसा माना जाता है कि वो कृष्णा के फॉर्म है ना। और ये जो नंदा देवी यात्रा था ये मैंने आपको बता दिया कि उत्तराखंड की है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट घरवाल से ये ओरिजिनेट हुई थी इनिशियली, बाद में ये पूरे में फैल गई है ना। तो ये आपका हो गया आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस लेक्चर वॉज enriching for you, and if you enjoyed this lecture, do like, share, subscribe and also recommend the lecture to your friends. Thank you so much। अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से MCQs के साथ रोज के 10। और ये जो क्या बोलते हैं ये जो ऑप्शंस है ना, इनको एक बार थोड़ा आप एनालाइज कर लिया करो। मैं भी कोशिश करता हूँ जो एंशियंट मिडिवल, स्पेशली एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं ना, उनको मैं खुद ही डाल दूँ इसमें, बट जिसमें नहीं हो पाता है यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू डू इट, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू।